है सर और आज की क्लास में पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर में रिलेशन बिटवीन रोटर टॉर्क एंड टॉर्क का पावर फैक्टर। तो रिलेशन जो हम पढ़ेंगे इसमें ये होगा रोटर के टॉर्क के बीच में और उसके पावर फैक्टर के बीच में। तो रोटर में ही होने वाले जो परिवर्तन है उनके बीच में यही है रोटर का टॉर्क और रोटर के अंदर उत्पन्न पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर और टॉर्क तो ये होता है बल आघूर्ण, इसे कहते हैं हम बल आघूर्ण। और इसे कहा जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, हिंदी में कहा जाएगा इसको शक्ति गुणांक। तो रोटर के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर जो रिलेशन पढ़ रहे हैं रोटर के अंदर होने वाले परिवर्तन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट इस सर्किट डायग्राम में, इस सर्किट डायग्राम में देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए यहां पर देखिए ये पूरा जो सर्किट डायग्राम दिख रहा है आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर का है। अब यहां पर ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है ये है पोल, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट पोल, और इसका नाम है फील्ड पोल। फील्ड पोल के ऊपर देखेंगे तो यहां पर वाइंडिंग प्लेस की जाती है, ये दूसरी फील्ड पोल होगी, ये दूसरी फील्ड पोल और इसमें वाइंडिंग हमने प्लेस करनी है। जब थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है इसके स्टेटर पार्ट में तो इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ और इसे ns से शो किया जाता है सिंक्रोनस स्पीड को। लेकिन जो फ्लक्स है उस फ्लक्स को शो किया जाता है phi s से, ये याद रखेंगे स्टूडेंट। तो इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ और उसका जो फ्लक्स है वो phi s से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो रोटर है ये रोटर इसी स्पीड को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको पकड़ पाता है क्या? नहीं पकड़ पाता। अब यहाँ पर देखिए कि इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ है उसी के कारण इस रोटर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। अब इस रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है इसी रोटर में उत्पन्न ईएमएफ जो एसी नेचर का होगा, रोटर में उत्पन्न ईएमएफ इसका नेचर है एसी नेचर का होगा। अब जब ये एसी नेचर का होगा स्टूडेंट तो एसी नेचर का है तो इसमें पावर फैक्टर भी होगा और पावर फैक्टर को हम यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो ये जो पावर फैक्टर है यही पावर फैक्टर रोटर में उत्पन्न होगा। अब ये जो पावर फैक्टर जो उत्पन्न हुआ है और रोटर के बीच में उत्पन्न टॉर्क, तो ये रोटर है, रोटर में पावर फैक्टर किसकी वजह से है? ईएमएफ की वजह से। अब उसमें टॉर्क उत्पन्न किसकी वजह से हुआ है? फ्लक्स फाई की वजह से। ये फ्लक्स फाई और सिंक्रोनस स्पीड ये दोनों इक्विवेलेंट है और इसी के माध्यम से हम इस रोटर के चारों ओर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर पावर फैक्टर एंगल सबसे पहले देखेंगे तो पावर फैक्टर एंगल में E2 और I2 के बीच में एक एंगल बनेगा जिसे हम phi2 कहते हैं। तो ये जो phi2 है बेसिकली जब आप थ्री फेज एसी सप्लाई स्टेटर को देते हैं तो स्टेटर के चारों ओर यहां देखिए तो जो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ फ्लक्स है इसी फ्लक्स के बीच में यहां पर एंगल बनता है जिसे phi2 कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है ये E2 और I2 के बीच में बना हुआ एक एंगल है। तो ये phi2 यहां पर बेसिकली क्या कहलाएगा? एंगल बिटवीन E2 एंड I2। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? phi2। तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो phi2 है यही phi2 के बीच में यहाँ पर पावर फैक्टर का एंगल निरूपित होगा, मतलब बनेगा। और यही पावर फैक्टर एंगल और रोटर टॉर्क इन दोनों के बीच में हम इसको रिलेशन को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क। और स्टार्टिंग टॉर्क बेसिकली यहां देखें तो इसमें जो उत्पन्न वोल्टेज है मतलब थ्री फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं वोल्टेज, ये वोल्टेज फ्लक्स फाई के प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब जितना वोल्टेज देंगे उतना ईएमएफ उत्पन्न होगा, उतना फ्लक्स बनेगा। तो जितना वोल्टेज देंगे तो उतना फ्लक्स बनेगा। तो वोल्टेज यदि बढ़ता है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा।
यदि वोल्टेज कम होगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहां पर होगा, यही फ्लक्स, यदि फ्लक्स जो है phi is proportional to E2, इट मींस यदि फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो E2 का मान भी बढ़ेगा। तो यहां पर ये डिपेंड करेगा फ्लक्स पर, यदि फ्लक्स बढ़ाते हैं तो E2 भी बढ़ेगा। चलिए अब तीनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। V is proportional to phi and phi is proportional to E2, इट मींस यदि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो फ्लक्स भी बढ़ता है और फ्लक्स बढ़ेगा तो E2 का मान भी बढ़ेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए यदि फ्लक्स का मान कहने का मतलब ये है वोल्टेज समानुपाती है फ्लक्स के, फ्लक्स समानुपाती है E2 के, या E2 समानुपाती है फ्लक्स के, फ्लक्स समानुपाती है वोल्टेज के। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब यदि हम यहाँ पर 3 फेज इंडक्शन मोटर को देखें तो इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क, बेसिकली इंडक्शन मोटर का आईएम इंडक्शन मोटर, और ये 3 फेज है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू phi s। तो phi s के प्रोपोर्शनल में होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क। और यदि इसे, क्योंकि ये एसी मोटर है तो एसी मोटर में आप देखेंगे तो P VI cos phi होता है। तो यदि पावर डिलीवर हो रहा है तो पावर जो है ये वोल्टेज एंड करंट इनटू में क्या है करंट, और ये जो है ये दोनों के बीच का एंगल है। cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल होता है। तो ये जो cos phi है ये पावर फैक्टर एंगल मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का पावर फैक्टर एंगल है। तो ये इसे कहेंगे एंगल, और ये जो पावर फैक्टर एंगल है स्टूडेंट ये वोल्टेज और करंट के बीच का पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसको कोरिलेट करेंगे इसके साथ, तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स phi s है, और ये I2 जो होगा मतलब ये जो I2 ये cos phi का एंगल होगा phi। I2 क्या हो गई करंट, phi क्या हो गई फ्लक्स, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi s into I2 into cos phi, ऐसा होगा। अब ये जो E2 है E2 इज प्रोपोर्शनल टू phi, मतलब कि जो सप्लाई वोल्टेज है ये सप्लाई वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल में, फ्लक्स के। तो ये फ्लक्स कहां उत्पन्न हो रही है phi s, मतलब कि इसके चारों ओर रोटर के ऊपर चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ जो फ्लक्स है ये फ्लक्स phi उत्पन्न हो रहा है। और ये जो फ्लक्स स्टूडेंट इतना नहीं है लेकिन ये चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, मेन खासियत इसकी यही है। तो ये जो फ्लक्स है जब सिंक्रोनस स्पीड से चारों ओर घूमेगा लेकिन दिखेगा नहीं, और उसी स्पीड में घूमने की कोशिश कौन करेगा, रोटर। तो रोटर घूमते हुए हमें दिखता है लेकिन फ्लक्स घूमते हुए नहीं दिखता, एक खासियत यही होती है। तो इसमें ये जो रोटर घूमने के पीछे रीजन यही है सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ फ्लक्स। यदि सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ फ्लक्स phi नहीं होगा तो ये रोटर में घूमेगा नहीं, और रोटर में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो इसमें पावर फैक्टर भी उत्पन्न नहीं होगा, और इनके बीच का जो पावर फैक्टर एंगल है एंगल भी नहीं बनेगा। तो डिपेंड यहाँ पर ये करता है कि ये जो सप्लाई वोल्टेज आपने E2 दिया है, इस टर्मिनल को सप्लाई वोल्टेज आपने स्टेटर को दिया है मतलब कि फील्ड वाइंडिंग को दिया है, और इस फील्ड वाइंडिंग मतलब सप्लाई वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स phi। तो ये फ्लक्स phi उत्पन्न फ्लक्स है, इसे क्या कहेंगे हम, उत्पन्न फ्लक्स। और ये फ्लक्स किसमें उत्पन्न हो रहा है स्टूडेंट, रोटर के चारों ओर, रोटर के चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2। तो स्टार्टिंग टॉर्क तो ये हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क, इसको डिफाइन किया गया है। उस इज प्रोपोर्शनल टू मतलब ये होता है समानुपाती। ये हिंदी वाले स्टूडेंट है तो आप ध्यान रखेंगे समानुपाती मतलब समान अनुपात में। यदि आपको टॉर्क बढ़ाना है तो E2 का मान I2 का मान और cos phi 2 का मान भी बढ़ाना होगा, कहने का मतलब ये है। और स्टार्टिंग के समय में 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, ठीक। तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू मतलब स्टार्टिंग टॉर्क समानुपाती है E2 I2 के। और E2 I2 क्या है, बेसिकली ये सप्लाई वोल्टेज है और ये I2 क्या है, सप्लाई करंट। तो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट का मतलब ये है कि जो 3 फेज एसी सप्लाई आप फील्ड वाइंडिंग को दे रहे हैं, यहाँ फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है सबसे पहले देना सप्लाई। तो 3 फेज एसी सप्लाई किसको दे रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग को।
तो यही सप्लाई वोल्टेज है, याद रखिएगा। ये सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट और उन दोनों के बीच का मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल। अब ये फेज एंगल डिपेंड करेगा बेसिकली, ये फेज एंगल करंट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू स्टार्टिंग टॉर्क। तो ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये डिपेंड करेगा सप्लाई वोल्टेज पर। तो सप्लाई वोल्टेज मतलब जितनी पावर आप डिलीवर करेंगे इस फील्ड वाइंडिंग में, उस हिसाब से ही स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर देखें तो ये जो ∅2 है ये फेज एंगल है बिटवीन V2 एंड I2 के बीच, मतलब कि वोल्टेज या तो इसको V2 लिख सकते हैं और इसको I2 जैसे का वैसा लिख सकते हैं। तो V2 और I2 के बीच का फेज एंगल ∅2 होगा, इसीलिए इसको हम फेजर डायग्राम से यहाँ पर एक्सप्लेन किए, याद रखिएगा। तो ये जो ∅2 है यही ∅2 रोटर का पावर फैक्टर एंगल होगा। ये जो ∅2 है और रोटर का जो टॉर्क है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा जिसकी वजह से मोटर रोटेट करेगी। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो रोटर के पावर फैक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क मतलब बड़ा गुण रोटर के पावर फैक्टर के समानुपाती होता है। मतलब यदि टॉर्क बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, टॉर्क कम होगा तो पावर फैक्टर भी कम होगी। कहने का मतलब ये भाई समान अनुपात का मतलब क्या है कि जैसे ये P के बाद क्या लगा है बराबर है, फिर VI cos ∅, तो आप लिख सकते हैं इसमें VI cos ∅ बराबर है पावर के, लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि समान अनुपात में बढ़ना, यदि पावर किस अनुपात में बढ़ेगी तो ये वोल्टेज और करंट और cos ∅ भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे, घटेंगे तो साथ में घटेंगे, बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है। तो स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा याद रखिएगा, यदि रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, यदि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन पावर फैक्टर एंगल जब कम होता है तो पावर फैक्टर का मान बढ़ता है, आप याद रखिएगा। तो पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, कोई बताएगा पावर फैक्टर क्या होता है? चलिए पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। पावर फैक्टर जो होता है वो ट्रू वैल्यू, पावर फैक्टर ट्रू वैल्यू अपॉन एपरेंट वैल्यू का अनुपात होता है। मतलब वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, ये दोनों का अनुपात होता है। तो वास्तविक शक्ति मतलब ट्रू पावर, जो रियल पावर होती है, इसे रियल पावर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, रियल पावर, ठीक है। इसको R/Z से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पावर फैक्टर को हम R/Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। या तो इसका फार्मूला है वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। और ये जो पावर फैक्टर होता है ये VI cos ∅, मतलब कि ये वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है यही पावर फैक्टर होता है। तो ट्रू वैल्यू वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के बीच का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर किसमें उत्पन्न होगा स्टूडेंट, रोटर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये पता है आपको। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखेंगे तो वो चारों ओर क्या करेगा, घूमने की कोशिश करेगा। तो इसमें सेम प्रिंसिपल किसका लगता है आपको पता है, इसमें सेम प्रिंसिपल लगता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि इसके जो रोटर वायर है ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं और शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये रोटर घूमता है। तो इस रोटर में जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है प्रत्येक फेज में, उसी में उत्पन्न ईएमएफ का पावर फैक्टर हम ज्ञात कर सकते हैं।
और ये जो पावर फैक्टर है ये टॉर्क के प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब कि ये कह सकते हैं टॉर्क मतलब बड़ा गुण यदि बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, यदि टॉर्क को आप घटाएंगे तो पावर फैक्टर भी घटेगा। कहने का मतलब है ये दोनों के बीच में समान अनुपात का संबंध है। कैसा संबंध है? समान अनुपात का। रोटर में उत्पन्न पावर फैक्टर और इस रोटर का टॉर्क, ठीक है, रोटर का टॉर्क, तो टॉर्क और पावर फैक्टर दोनों समान अनुपात में है। यदि ऐसा नहीं समझते तो या ऐसा भी समझ सकते हैं, टॉर्क बराबर पावर फैक्टर। टॉर्क बढ़ाएंगे पावर फैक्टर बढ़ेगा, टॉर्क को घटाएंगे पावर फैक्टर भी घटेगा। मतलब दोनों में समान अनुपात का संबंध है। तो इस पॉइंट को लिखने के पीछे रीजन यही है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क रोटर के पावर फैक्टर के समानुपाती होता है। स्टार्टिंग टॉर्क के समय में यदि स्टार्टिंग टाइम में यदि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर भी बढ़ता है। अब पावर फैक्टर बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने यहाँ पे बताया है, यदि पावर फैक्टर बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो यही चीज यहाँ पर है, यदि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर बढ़ता है और पावर फैक्टर बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि रोटर का टॉर्क यदि बढ़ाया जाए तो स्वाभाविक सी बात है रोटर का पावर फैक्टर भी बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में संबंध क्या हुआ, रिलेशन क्या हुआ? समानुपाती का, मतलब बराबर का संबंध हुआ कि नहीं? कौन सा संबंध हुआ? बराबर का संबंध हुआ, समान अनुपात का संबंध हुआ। तो दोनों के बीच में समान अनुपात का रिलेशन होता है इसके बीच में। इसमें एक चीज देखेंगे कि यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटर प्योर इंडक्टिव बढ़ा दिया जाए, ये जो वर्ड है प्योर इंडक्टिव, इस पॉइंट को याद रखेंगे, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर प्योर इंडक्टिव मतलब शुद्ध इंडक्टिव, प्योर इंडक्टेंस, और प्योर इंडक्टेंस कभी पावर लॉस नहीं करता, याद रखिएगा, प्योर इंडक्टेंस कभी पावर लॉस नहीं करता। तो शुद्ध इंडक्टेंस प्योर इंडक्टेंस बना दिया जाए, प्योर इंडक्टिव बना दिया जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। और मोटर स्टार्ट क्यों नहीं होगी? क्योंकि पावर लॉस नहीं होगा। तो दोनों के बीच में अंतर, क्योंकि टॉर्क और पावर फैक्टर, यदि यहां पर प्योर इंडक्टिव बना दिया जाए तो पावर लॉस होगा नहीं। जब पावर लॉस नहीं होगा तो ये प्योर इंडक्टिव बन जाएगा, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। एक चीज याद रखेंगे, इसका जो रोटर है प्योर इंडक्टिव नहीं बनाते, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि जरूरी होती है जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट होती है। मतलब एक खास पॉइंट ये है कि हम प्योर मतलब शुद्ध तांबे का यदि इसमें वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी प्योर इंडक्टिव नहीं होना चाहिए, वाइल प्योर इंडक्टिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो ये था स्टूडेंट रिलेशन बिटवीन रोटर टॉर्क एंड पावर फैक्टर, इन दोनों के बीच का रिलेशन। इसके आगे भी देखेंगे हम कि रोटर टॉर्क का फार्मूला क्या होता है और पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है। अब उसको फार्मूले के रूप से हम फार्मूले के तरीके से, मतलब फार्मूला में रोटर टॉर्क का फार्मूला क्या है और रोटर के पावर फैक्टर का फार्मूला क्या है, उस तरीके से उसे फिर से हम समझेंगे। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसके आगे क्या समझ में नहीं आया बोल रहे हो आप, तो मैं इसके आगे क्या समझ में आ जाएगा और कैसे समझ में आएगा मैं आपको समझाऊंगा। हम रिलेशन किसके बीच में पढ़ रहे हैं? रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क और रोटर का पावर फैक्टर। तो बेसिकली ये जो स्टेबल कंडीशन होती है, कंडीशन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है, बेसिकली कंडीशन को पहले एक्सप्लेन करते हैं। कंडीशन यानी क्या होता है? अवस्था। तो किसकी कंडीशन, किसकी अवस्था? तो ये हो जाएगी मोटर की कंडीशन, मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अवस्था। तो पहली अवस्था होती है स्टेबल कंडीशन। पहली अवस्था क्या होती है स्टूडेंट? स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था का मतलब होता है कि इसमें परिवर्तन जो है
वो सडनली होगा। स्थिर की कंडीशन में है तो यदि रोटर घूम रहा है या उसका टॉर्क बढ़ रहा है, ठीक है, या उसका स्टार्टिंग टाइम कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, जो भी चेंजेस होंगे वो स्थिर अवस्था में ज्यादातर आपको देखने मिलेंगे। तो एक होती है स्टेबल कंडीशन, जिसे स्थिर अवस्था कहते हैं, और दूसरी कंडीशन होती है रनिंग अवस्था, मतलब रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन, तो ये जो रनिंग कंडीशन होती है, रनिंग मतलब चालू अवस्था, कौन सी अवस्था? चालू अवस्था। और ये चालू अवस्था में मोटर कैसी होती है? सतत रूप से रोटेट करती है। स्टार्टिंग की कंडीशन में मोटर बंद रहेगी क्योंकि चालू होने में टाइम लगेगा उसको, लेकिन रनिंग कंडीशन में मोटर चालू हो जाएगी। तो जब 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेबल कंडीशन होती है, मतलब पहली अवस्था स्टेबल कंडीशन होती है, तो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कैसा होगा? तो स्टार्टिंग की कंडीशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बेसिकली TST इज प्रोपोर्शनल टू E2 का स्क्वायर इनटू R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो यहां पर आपको दो चीज याद रखना होगा, कोरिलेट करना है, E2 का होल स्क्वायर और यहां पर X2 का होल स्क्वायर है कि नहीं? तो ये जो E2 है, E2 का मतलब क्या होता है? ये कंडीशन है स्टेबल, मतलब कि स्थिर अवस्था, और स्थिर अवस्था में रोटर का जो ईएमएफ है पर फेज। तो यहां पर ये जो E2 का मान है, ये जो E2 का मान है, इस E2 का मान जो है ये रोटर में उत्पन्न ईएमएफ है, और ये ईएमएफ प्रत्येक फेज में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां पर स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग है रोटर के अंदर वाइंडिंग किस प्रकार की है? स्टार कनेक्शन की, और स्टार कनेक्शन की वाइंडिंग है, इसका मतलब है स्टूडेंट कि R, Y और B तीन फेज की वाइंडिंग होगी इसमें। तो R फेज में, Y फेज में और B फेज में, मतलब तीनों फेज में अलग-अलग होंगे कि नहीं? तो यहाँ पर ये E2 है, ये प्रत्येक फेज में उत्पन्न वोल्टेज है, प्रत्येक फेज में R फेज में उत्पन्न वोल्टेज, Y फेज में उत्पन्न वोल्टेज और B फेज में उत्पन्न वोल्टेज। क्लियर है इस में आपको? फिर ये जो R2 है, जैसे मैंने आपको बताया, ये R2 क्या है? रोटर का रेजिस्टेंस है, और प्रत्येक फेज में रोटर का रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस प्लेनेट में ऐसा कोई मटेरियल नहीं बना है, ऐसी कोई धातु नहीं बनी है जिसका स्वयं का इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो। कॉपर का भी अपना स्वयं का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये इंडक्टिव कॉइल है, तो इंडक्टिव कॉइल का इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा, तो प्रत्येक फेज में, मतलब ये R2 जो है, ये रोटर के कॉइल का रेजिस्टेंस होगा और फेज में। तो R2 रोटर रेजिस्टेंस और फेज का आएगा प्रत्येक फेज में। तो प्रत्येक फेज में R फेज में, Y फेज में और B फेज में, इसमें भी ईएमएफ R फेज में, Y फेज में और B फेज में, याद रखिएगा। और रोटर का जो कनेक्शन होता है ये हमेशा स्टार में होता है, ये याद रखिए, हमेशा स्टार में होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। अब ये जो X2 है, ये X2 किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? तो ये इंडक्टिव कॉइल की वजह से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जिससे यहां उत्पन्न होता है उसी का क्या करता है? ये विरोध करता है। तो ये जो E2 है, ये E2 जिससे उत्पन्न हुआ है उसी का जब विरोध करेगा, तो विरोध करने के साथ-साथ में यहां पर X2 उत्पन्न होने लगेगा, मतलब कि ये हो जाएगा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। बेसिकली ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का X से लिखा जाता है। L मींस इंडक्टिव, L मींस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंडक्टिव, और X मींस रिएक्टेंस। तो ये एक प्रकार का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। और ये जो X2 है, ये स्थिर अवस्था में रोटर में उत्पन्न रिएक्टेंस है, जो प्रत्येक फेज में उत्पन्न होगा। R फेज का इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, Y फेज का X2 और B फेज का X2, ये तीनों में अलग-अलग होगा, प्रत्येक फेज में अलग-अलग होगा। तो बेसिकली यहां पर देखेंगे तो निकल के क्या आता है कंक्लूजन कि स्टार्टिंग टॉर्क समानुपाती है रोटर रेजिस्टेंस के। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि स्टार्टिंग टॉर्क, यदि इसको समानुपाती को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक चिन्ह लगाना होता है।
समानुपाती को हटा दे तो जैसे आपने लिखा होगा V = I × R लिखते हैं और ऊपर लिखा जाता है V ∝ I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ V ∝ I जब लिखते हैं तो ये जो प्रोपोर्शनल है जब इसको हटा दें तो क्या लिखना पड़ता है R, और ये R क्या है स्टूडेंट नियतांक है, मतलब इसे क्या कहा जाता है कांस्टेंट, मतलब ये होना तय है कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट क्यों है क्योंकि प्रत्येक तार का स्वयं का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसे हम नियतांक लिखते हैं क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे कॉपर का तार आप इंडिया में लो या कॉपर का तार अमेरिका के खदान से निकाल के वहां कॉपर का तार लो, मतलब वहां पर भी कॉपर के तार का रेजिस्टेंस उतना ही होगा और यहाँ पर भी कॉपर के तार का रेजिस्टेंस उतना ही होगा, चेंजेस होगा क्या नहीं, मतलब कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर वही चीज है स्टार्टिंग तार इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, R2 इज रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर का रेजिस्टेंस है और ये क्या है स्टार्टिंग तार, मतलब प्रारंभिक बल आघूर्ण। तो प्रारंभिक बल आघूर्ण समानुपाती है रोटर के रेजिस्टेंस के, ये वेरीफाई हो गया। कहीं पर भी एग्जाम में पूछेगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग तार किसके समानुपाती होता है तो क्या बताएंगे स्टूडेंट आप रोटर के रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। क्लियर है इतना। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस मैंने यहां पर लिख दिया है। स्टार्टिंग टाइम में होता यूं है कि रोटर का यदि रेजिस्टेंस आप बढ़ाते हैं तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ता है। तो हम यहां पर रोटर के रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए यहां पर डिपेंड कौन करेगा रोटर का रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा स्टूडेंट जब इसमें आप सप्लाई जो देंगे मतलब कि स्टेटर पार्ट में जो सप्लाई देंगे उसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो ये सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। भाई सप्लाई वोल्टेज कम जाएगा तो यहां ईएमएफ कम बनेगा, ईएमएफ कम बनेगा तो यहां पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। भाई वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कहीं नहीं घटेगा ना क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहां पर स्टार्टिंग टाइम में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। ये इतनी चीजों को आपको याद रखना होगा। अब यदि इसमें देखेंगे तो इसमें दो कंडीशन आती है। एक कंडीशन यदि मैं आपको बताऊं स्टूडेंट तो सबसे पहले यहां पर स्टेबल कंडीशन जो होगी इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क देखेंगे तो ये देखेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में देखेंगे इंडक्शन मोटर ठीक बातें नहीं। और दूसरा देखेंगे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब इंडिविजुअली हम देखेंगे यहाँ पे कि स्क्वायरल केज का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होगा। इंडिविजुअल देखेंगे क्योंकि दो प्रकार की मोटरें होती हैं ये सभी को पता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है और दूसरी कौन सी मोटर होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कुछ और मिलेगा और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कुछ और मिलेगा। लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि यदि स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा समानुपाती होगा रोटर के रेजिस्टेंस से। तो ये दोनों को फॉलो करना होगा, मतलब स्क्वायरल केज भी फॉलो करेगा इस पर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी इसको फॉलो करेगा। कहने का मतलब ये है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आएगी। दोस्तों हमारे चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।